हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। उसको करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। उनमें से सबसे पहली है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब डेंसिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद वॉल्यूम। जैसा कि आपको पता ही है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की है। तो डेंसिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद वॉल्यूम, और यहां पर भी करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके। अब करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी डिफाइंड होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन होती है, अगर कोई कंडक्टर है और उसके इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का, तो जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो सेम ही है एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो होती है वो डायरेक्शन जहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब करंट है तो करंट के पास भी मैग्नीट्यूड है, करंट के पास भी डायरेक्शन है, लेकिन करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, करंट को हम कहते हैं करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? अगर हम +1 का चैप्टर वेक्टर रिकॉल करें तो हम देखेंगे कि एक वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होना ही उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं बना देता, बल्कि उसे कई वेक्टर अलजेब्रा के रूल जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा करंट जो है वो रूल फॉलो नहीं करता। जैसे करंट पर अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर देखेंगे तो करंट उसको फॉलो नहीं करेगा। इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे बन गई? ये इसलिए वेक्टर क्वांटिटी बन गई है क्योंकि यहां पर जो एरिया है, ठीक है, एरिया को हमने वेक्टर लिया हुआ है, एरिया वेक्टर लिया हुआ है हमने। ठीक है। हालांकि मैं इसको ऐसे शो नहीं कर सकता कि यहां पर मैं वेक्टर का निशान लगा दूं और इधर भी वेक्टर का निशान लगा दूं। क्यों? क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आप वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेक्टर में वेक्टर ऐड कर सकते हो, वेक्टर से वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वेक्टर से वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप यह भी नहीं कर सकते कि आप स्केलर को वेक्टर से डिवाइड कर दें। ठीक है। क्योंकि स्केलर को वेक्टर से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन का क्या करोगे? 1 में साउथ, डज इट मेक एनी सेंस? 1 में नॉर्थ, वो क्या होता है? ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर ये जो लिखा है मैंने, ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, मैं चाहकर भी यहां पर एरो नहीं लगा सकता। ठीक है। तो इन दैट केस ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है जब आप करंट को यूनिफॉर्म मानो।
ठीक है, आप करंट को यूनिफॉर्म मान रहे हो और आप फिर किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकालना चाहते हो, मान लो ये पॉइंट है, इस पे आप करंट डेंसिटी निकालना चाहते हो, तो उस पॉइंट के अराउंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, जितना करंट है डिवाइडेड बाय उस पॉइंट के अराउंड जो एरिया है उससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहां पर जो एरिया वेक्टर था, तो एरिया वेक्टर से ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर है, एरिया से नॉर्मल एक आपने ड्रॉ करना है, तो यहां पे वो नॉर्मल और करंट डेंसिटी दोनों पैरेलल डायरेक्शन में थे, तब मैंने आई अपॉन में ए लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया आपका ऐसे है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये है और एरिया जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो आप एरिया वेक्टर की इस करंट डेंसिटी के ऊपर प्रोजेक्शन देखेंगे। जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे इसके ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन देखोगे तो ये क्या आएगी, ए कॉस थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा आया तो फिर ये बन गया आई अपॉन में ए कॉस थीटा, या फिर आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। जे ए कॉस थीटा मीन्स ये करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब एक और केस है, अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, करंट के फ्लो को रिवर के फ्लो की तरह मानो, जैसे रिवर हायर पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की पॉइंट की तरफ फ्लो करती है, वैसे ही जो करंट है वो भी हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और दूसरी बात यह है कि फिर रिवर भी हर जगह यूनिफॉर्मली नहीं बह रही होती, ठीक है, कहीं पर रिवर का फ्लो ज्यादा होता है, कहीं पर रिवर का फ्लो कम होता है। ऐसे ही अगर करंट डेंसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इन दैट केस हमें एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस एरिया वेक्टर लेना होगा, ठीक है, और उस एलिमेंट्री सरफेस एरिया वेक्टर के अराउंड जो भी करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी वो निकाल ली हमने, जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। टोटल करंट निकालने के लिए इस एरिया वेक्टर को हमने इंटीग्रेट कर देना है फॉर द होल सरफेस। ये छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस एरिया ले लिया, फिर उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है फॉर द होल सरफेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब आपके अप्लाई हो रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको दोबारा से समझा रहा हूं। ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब करंट आपका यूनिफॉर्म है और दूसरा जो एरिया वेक्टर का नॉर्मल है वो अलोंग योर करंट डेंसिटी वेक्टर है। ये फॉर्मूला हम तब लगा रहे हैं जब करंट डेंसिटी है तो यूनिफॉर्म, लेकिन जो एरिया वेक्टर है और जो करंट डेंसिटी का वेक्टर है दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा, और ये फॉर्मूला हम तब लगा रहे हैं जब हमारी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। जहां पर रेजिस्टेंस होती है वो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ओपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट को के फ्लो में कितनी ओपोजिशन है तो वो ओपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस उससे अपोजिट हो गया कि कितनी इजीली चार्ज आपका फ्लो होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस के जो यूनिट है वो ओम है, तो इसके यूनिट ओम इनवर्स है।
या MHO भी कहते हैं इसको, मो, और सीमेन भी कहते हैं, और सीमेन को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल S। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। और ये है आपकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में आपको पता है कि दैट इज RA अपॉन में L, ओके। तो रेजिस्टिविटी इज सेड टू बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टिविटी का आपको यूनिट पता है, उसका यूनिट होते हैं ओम मीटर। तो ये हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मो इंटू मीटर इनवर्स, और या फिर सीमन इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। तो पहले आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। Okay students, now come on to microscopic form of Ohm's law। तो जो करंट है दैट इज इक्वल टू N कैपिटल A स्मॉल e VD। ये डेरिवेशन हमने अपने पिछले लेक्चर्स में की थी, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस आपको इन लेटर्स के यूजुअल मीनिंग एक बार मैं बता देता हूं। N स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A is area of cross section, small e is charge on each electron, that you know is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and Vt is of course drift velocity. But Vd is equal to small e capital E tau upon में small n. Small e is again charge on each electron, capital E is electric field intensity, small this tau is relaxation time, and small m is mass of each electron. So when we put the value of Vd in first equation, तो हमको जो मिलता है एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं इस A को दूसरी साइड ले आऊंगा तो I अपॉन A आई नो इज करंट डेंसिटी। ये सारा जो फैक्टर है इसको मैं 1/ρ से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि रो की वैल्यू इज इक्वल टू m अपॉन में n इंटू स्मॉल ई स्क्वायर टॉ। रो आपको पता है, अभी करके आए हम रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज इक्वल टू J सिग्मा E, ओके। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर, ओके। तो जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो आपकी वही डायरेक्शन है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है,
अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर याद है तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के इनसाइड 0 रहेगी, फिर इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब रहेगा? फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप देखो, आप किसी चार्ज कंडक्टर को या आप अनचार्ज कंडक्टर भी ले सकते हो, जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, और ये आपकी फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? सपोज ये कंडक्टर है और कंडक्टर के एक साइड हमने जो भी आपका ईएमएफ का सोर्स है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगाया, ठीक है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। एक्चुअल में यहां इस केस में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, मगर वो बहुत थोड़े टाइम के लिए इंड्यूस्ड होती है। क्यों? क्योंकि फिर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है जब सारे यहां पर आ गए तो इसके बाद आगे एक बाउंडेड रीजन है ना, अब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस केस में वो इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरी साइड से एंटर कर रहे हैं, तो इस केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होती। यहां पर 0 होती है, यहां पर 0 नहीं होती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। उसके बाद फिर ये आपकी ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं ये ओम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म भी मिल गई। V इजिकल टू IR एक स्केलर फॉर्म है, ये एक वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंस वाली है, इसके बहुत ज्यादा मीनिंग्स हैं, इससे हम कई चीजों को आगे डिराइव करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, वैसे मैंने कोशिश की है इस लेक्चर में जो भी डाउट आपके मन में राइज हो सकता था वो मैंने पहले ही क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके।